रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। जैसा कि आपके इल्म में है, इंटर कॉमर्स के रिड्यूस सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह हम अपलोड कर रहे हैं और अब तक हम फर्स्ट ईयर कॉमर्स के एक अहम तरीन सब्जेक्ट यानी कि अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और आज हम फर्स्ट ईयर कॉमर्स के ही एक और सब्जेक्ट जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो रिड्यूस सिलेबस है या कंडेंस सिलेबस है, उससे रिलेटेड आपको इंशाल्लाह ताला इन्फॉर्मेशन फराहम करने के लिए जा रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं या कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिजनेस मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का जो कंडेंस सिलेबस है, कंडेंस यानी कि रिड्यूस सिलेबस है, जो कि 2021 के अंदर जुलाई 28 से स्टार्ट होने वाले इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन के अंदर शामिल है। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर जो आ रहा है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको कौन कौन सी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं उससे भी पहले मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए। बेसिक ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन के उसूल कौन कौन से हैं। आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, आपको पता है माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है। ये तो मल्टीप्लिकेशन के उसूल हो गए। लेकिन अहम तरीन गलती जो ना सिर्फ अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स कर जाते हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स भी कर जाते हैं, वो क्या है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। गलती ये कर जाते हैं कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, ये जो मल्टीप्लिकेशन के उसूल है या डिवीजन के ऊपर भी अप्लाई होते हैं, यही उसूल वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। कहाँ पर? जब दो चीज़ों को प्लस करवा रहे हों या दो चीज़ों को माइनस करवा रहे हों। मिसाल के तौर पर प्लस का 5 है और माइनस का 3 है, आंसर क्या आएगा? प्लस का 2। फॉर एग्जाम्पल माइनस का 8 है और प्लस का 3 है, माइनस का 8 और प्लस का 3, तो वो क्या कर लेंगे? माइनस प्लस माइनस। भाईजान माइनस प्लस माइनस यहाँ नहीं हो रहा है। माइनस प्लस माइनस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि माइनस का 8 है फ़र्ज़ करें और प्लस का 3 है, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा साइन मस्ट बी ग्रेटर का उसूल चलेगा। 8 में से 3 चले गए तो नंबर आएगा 5 और साइन आएगी माइनस की। माइनस की क्यों आएगी? क्योंकि 8 जो है वो बड़ा है, माइनस का 8 है और प्लस का 3 है। इसका मतलब ये हुआ 8 में से 3 चले गए, 5 बचा और साइन आएगी माइनस की। बी केयरफुल, ये जो माइनस की साइन आ रही है वो इस वजह से बिल्कुल नहीं आ रही है कि माइनस प्लस माइनस होता है, क्योंकि अगर आपने ये हरकत कर दी तो यकीनी तौर पे आपका जवाब गलत हो जाएगा। और ये बात याद रखिएगा कि माइनस प्लस के जो उसूल है मल्टीप्लिकेशन के, वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में ही अप्लाई किया करें। काइंडली प्लस और माइनस करते हुए चीज़ों को अप्लाई ना किया करें। और ये बात भी यकीनन आपके टीचर ने जो बिजनेस मैथ आपको पढ़ा रहे हैं उन्होंने यकीनन आपको बताई होगी। स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो पहला चैप्टर है वो क्या है? इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स होते क्या हैं आपको पता होनी चाहिए। बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, परफॉर्म्ड ऑन नंबर, जो नंबरों पे आपको परफॉर्म करने हैं। एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, दोनों बेसिकली मुख्तलिफ इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। फैक्टर्स एंड एक्सपोनेंट्स, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, उसका बनाने का प्रोसीजर क्या हो जाएगा। ब्रैकेट्स एंड देयर यूजेस, आपको पता है ब्रैकेट भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं। एक होता है पैरेंथेसिस, एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट कहाँ पे यूज़ होता है, उसकी अहमियत क्या है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड बेसिक ऑपरेशंस, ये बात स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं। आपको पता होना चाहिए टर्म किसको कहते हैं, आपको पता होना चाहिए एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया इसी वीडियो के अंदर, कि मल्टीप्लिकेशन के उसूल क्या हैं, प्लस और माइनस के उसूल क्या हैं। ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से वाज़ेह होनी चाहिए। और फ्यू इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन जब आप बात चीज़ों को कर रहे होते हैं तो वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ये तो सारा हो गया इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन आपको इसलिए पता होना चाहिए ताकि दूसरे चैप्टर्स में आपको हेल्प मिले। अगला चैप्टर जो आपको पढ़ना है बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर, रेशो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। रेशो कैसे कैलकुलेट होता है, प्रोपोर्शन कैसे कैलकुलेट होता है, और परसेंटेज यानी कि फ़ीसद मुख्तलिफ चीज़ों की कैसे निकाली जाती है। इसके अंदर जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं? रेशो इक्वल रेशोज़, रेशो इक्वल रेशोज़ ये भी इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा डिवाइडिंग अ क्वांटिटी इन अ गिवन रेशो, कोई क्वांटिटी है, कोई मकदार है और उसको आपको किसी मखसूस रेशो में डिवाइड करने को वो कह रहा है। कंबाइंड रेशोज़ यानी कि मुख्तलिफ रेशोज़ को आपको मिला के कंबाइन करके बयान करना है। प्रोपोर्शन क्या होता है, किस तरह से कैलकुलेट होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। स्टूडेंट्स एक बहुत अहम बात इस चैप्टर के अंदर जो आपको पढ़नी है वो ये है, डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन में फ़र्क क्या है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन किस तरीके से कैलकुलेट होता है, उसका तरीक़ाकार क्या है, और इन्वर्स प्रोपोर्शन किस तरीके से कैलकुलेट होता है, उसका प्रोसीजर क्या है। कंपाउंड प्रोपोर्शन से क्या मुराद है, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोपोर्शन अगर आ रहे होंगे एक ही सवाल में, परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा।
प्रॉफिट ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यूज़ अगर ज़्यादा हों और एक्सपेंसेस कम हो तो प्रॉफिट हो रहा है, और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हों और रेवेन्यूज़ कम हो तो लॉस हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसकी परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, ये सारी की सारी बातें आपको इस चैप्टर में क्लियर कर लेनी है। नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास इंटरेस्ट एंड एन्युटी। ये वो चैप्टर है जिससे आमतौर पर बिजनेस मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स आमतौर पर क्या करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उनको ये चैप्टर मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, अनसॉल्व पेपर्स को अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे, तो चैप्टर भी इंशाल्लाह आपको आसान हो जाएगा आपके लिए, और लाजमी इधर से भी सवाल पेपर में बनकर आता है। टॉपिक इसके अंदर कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि सूद को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सूद कहते हैं किस चीज़ को है। फ़र्ज़ करें बैंक में मैंने 1 लाख रुपए रखवाए, बैंक वाले कहते हैं कि 1 साल के बाद जब आप आते हैं हमारे पास, एज्यूम करें 10% बैंक आपको कह रहा है कि हम इंटरेस्ट देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल के बाद अगर मैं बैंक जाता हूँ, 1 लाख रुपए मैंने बैंक में रख दिए अगले 12 महीने के लिए, तो बैंक वाले 1 साल के बाद मुझे 10% के लिहाज से कितना पैसा दे देंगे, टोटल 1,10,000 रुपये। इसमें 1 लाख रुपए तो मेरी ओरिजिनल अमाउंट है जिसको आप कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट है, और 10,000 रुपये इंटरेस्ट है। याद रखिएगा इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, लिहाजा मेरे लिए वो 10,000 रुपये कहलाएगा इंटरेस्ट इनकम, मेरी आमदनी कहलाएगी। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं हलाल और हराम के हवाले से, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सूद जो है वो हराम होता है इस वक्त। लेकिन हम सिर्फ ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। यही इंटरेस्ट जो कि 10,000 रुपये वो बैंक के लिए क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा, क्योंकि बैंक जो है बेसिकली पे कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा बैंक फालतू में आपको पे नहीं कर रहा है, बैंक ने आपका 1 लाख रुपए अपने पास 12 महीने तक रखा है, यानी कि पूरे 1 साल तक। बैंक ने यकीनी तौर पे आपके इस 1 लाख रुपए की रकम से इतना कमाया होगा कि जिसमें उसने बाआसानी आपको 10,000 रुपये अदा भी कर दिए। इसका मतलब वो यकीनन बैंक ने आपके ही पैसे से कमाया ज़्यादा, और उसमें से थोड़ा सा पैसा आपको सूद के तौर पे दे दिया, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बैंक का अपना नफ़ा हो गया। अगली बात क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन वही प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फिर मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि बिजनेस मैथ का सब्जेक्ट और अकाउंटिंग का सब्जेक्ट अच्छी तरीके से आपको क्लियर कट नंबर हासिल करने हैं। हर हाल में 50 में से आपके नंबर 48-49 से कम नहीं आने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट 50 में से 50 आराम से मारता है। इसी तरीके से अकाउंटिंग में आपके 97, 98, 99 से कम नंबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट 100 में से 100 नंबर लेता है। और इस वक्त आपके लिए बेहतरीन मौका है अकाउंटिंग, बिजनेस मैथ, स्टैटिस्टिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने का। रीज़न, सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, आपके पास MCQs पोर्शन आने वाला है जो कि 50 नंबर का है। MCQs पहले भी आते थे, लेकिन पहले आपको पता है अकाउंटिंग की अगर हम बात कर लें 100 में नंबरों में से 20 नंबर के MCQs थे। इस वक्त 50% मार्क्स MCQs के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और MCQs भी कितनी आ रही हैं, सिर्फ 25। इसका मतलब ये हुआ, पहले अकाउंटिंग की बात करें अगर आप, तो आपके पास 20 MCQs करनी होती थी और आपको 20 मार्क्स मिलते थे अगर आप सारे सही करें। इस वक्त क्या है, सिर्फ 25 MCQs करें, यानी कि सिर्फ 5 बड़ी हैं, और नंबर आपको मिल रहे हैं 50। तो और क्या चाहिए आपको। अगला टॉपिक जो इसी चैप्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना आना चाहिए। उसके बाद जो अहम तरीन कैलकुलेशन है जो आमतौर पर स्टूडेंट जिससे परेशान हो जाता है वो है एन्युटी। एन्युटी क्या होती है, किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, अच्छी तरीके से आपको क्लियर होगा तो ये इम्तिहान में आप इंशाल्लाह लाजमी सवाल करके आ जाएंगे। अमाउंट ऑफ एन्युटी यानी कि उसकी टोटल रकम कैसे निकालेंगे। सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सिंकिंग फंड का मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो फ्यूचर में आने वाले वक्त के लिए बाज़ औक़ात कुछ पैसा बचा के रखती है, इसलिए क्योंकि मुमकिन है उसकी प्रोडक्ट फ्यूचर में पिट जाए। फ़र्ज़ करें फ्यूचर में कोई नई प्रोडक्ट वो लॉन्च करने वाली है, वो चले नहीं, कामयाब ना हो, उसका बिज़नेस अच्छा ना चले, तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी सूरत में कुछ पैसा बचा के रखती है सिंकिंग फंड के तौर पर। नाम से ज़ाहिर है, सिंक माने बेसन होता है, जिसमें आप कोई चीज़ डालते हैं तो वो डूब जाती है। तो सिंकिंग फंड का मतलब होता है एक ऐसा फंड है कि जिसके लिए कुछ पैसा, जिसके अंदर कुछ पैसा फर्म जो है वो बचा के रखती है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई प्रोडक्ट ज़ाया हो जाए, पिट जाए, नाकामी का शिकार हो जाए, तो वो ऐसी सूरत में अपने उस फंड में से पैसा निकाल कर अपने मसले को हल कर सकती है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, और ये चैप्टर सही मायनों में प्रैक्टिकल चैप्टर है जिसका नाम है इंटरेस्ट एंड एन्युटी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस चैप्टर से भागते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने वाले या अपने फ्यूचर पर नज़र रखने वाले स्टूडेंट्स इसी चैप्टर की अच्छी तरह से जान छोड़ते नहीं हैं, बल्कि इसकी जान के लाले पड़ जाते हैं इस चैप्टर के। शर्त क्या है कि वो मेहनत करें। नेक्स्ट चैप्टर जो आपके पास आ रहा है कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। फंक्शन कहते किस चीज़ को हैं। फंक्शन बेसिकली किसी चीज़ को करने के लिए जो बेसिक
जो फैक्टर होता है उस चीज़ को हम नाम देंगे कि फंक्शन, यानी कि इसकी वजह से फला चीज़ हो रही है, इस चीज़ की वजह से फला काम जो है परफॉर्म हो रहा है। कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ग्राफ ऑफ फंक्शंस। कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है और फंक्शंस के ग्राफ जो है वो आप किस तरीके से बनाते हैं। पेपर में आपको किसी भी किस्म का कोई ग्राफ बनाना नहीं है, सिर्फ आपको अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स अगर आपके पास गिवन हो और आपको उनके दरमियान डिस्टेंस निकालना हो, आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है। बहुत सिंपल सा है, d = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। करना क्या होता है, x1 और x2 की वैल्यूज़ लेते हैं हम और y1 और y2 की वैल्यूज़ आप ले लेते हैं। लीनियर फंक्शन क्या होता है और उसका ग्राफ क्या होता है। स्लोप ऑफ अ लाइन, 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, आपको स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है, स्लोप को स्मॉल m से जाहिर करते हैं। स्मॉल m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। आपको फिर वही वैल्यूज़ लेनी है x1 और x2 की और y1 और y2 की वैल्यूज़ पुट कराएं, आंसर निकालें। स्लोप होता क्या है, स्लोप का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन x जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें जो तब्दीली होती है उसकी वजह से y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें क्या तब्दीली रूनुमा हो रही है, उसको हम बोलते हैं कि ये स्लोप है। मिसाल के तौर पर अगर हम एज्यूम करते हैं कि कोई वेरिएबल है, फर्जी तौर पे मिसाल दे रहा हूँ, जैसे एक वेरिएबल है हमारे पास सेल्स और एक वेरिएबल है हमारे पास एडवर्टाइजिंग। तो मुझे बताइए, आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगी, ऑर्गेनाइजेशन अगर एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्चा बढ़ा दे अपना तो उसकी सेल बढ़ेगी या कम होगी। आप बोलेंगे सेल तो बढ़ती है, और अगर एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्चा कम करे तो सेल्स जो है उसके ऊपर भी नेगेटिव असर पड़ेगा और सेल भी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल्स होती है वो बेसिकली उसी ऑर्गेनाइजेशन की एडवर्टाइजिंग के ऊपर डिपेंड करती है। एडवर्टाइजिंग क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि अगर आप एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस पे ज़्यादा खर्चा करेंगे तो सेल भी बढ़ जाएगी। इट मीन्स दैट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्या कहलाएगा, आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आज़ाद वेरिएबल है, और उसके ऊपर डिपेंड कौन सा वेरिएबल कर रहा है, सेल्स। तो सेल्स कैसा वेरिएबल हो गया, y, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पे डिपेंड कर रहा है, एडवर्टाइजिंग पर। एडवर्टाइजिंग जब आज़ाद वेरिएबल है तो ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि x। तो x बेसिकली नीचे है और y कहाँ है, ऊपर है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में यानी कि x में जो तब्दीली हो रही है, यानी कि सेल्स में जो तब्दीली हो रही है उसकी वजह से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि y जो कि एडवर्टाइजिंग की वजह से जो सेल्स में तब्दीली हो रही है, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, आपके लिए जो आंसर निकलेगा वो कहलाएगा स्लोप। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडवर्टाइजिंग पे खर्चा बढ़ेगा यानी कि एक्स में तब्दीली जितनी हो रही है उसकी वजह से वाई जो कि आपके लिए कहलाएगा सेल्स, उसमें क्या तब्दीली रूनुमा हो रही है वो आपको इन्फॉर्म करेगा स्लोप का आंसर। अगला टॉपिक जो इसी के अंदर है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। 2 पॉइंट सवाल में दिए हुए हैं, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालनी है। उसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और ऊपर ब्रैकेट में आप लिखेंगे x - x1। x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज पुट करें और 2 पॉइंट्स दिए हुए इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन का आंसर निकालें। अगला है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हेन स्लोप एंड अ पॉइंट आर गिवन। एक पॉइंट आपको दिया हुआ है और आपको स्लोप भी दिया हुआ है। स्लोप पहले उसने फाइंड आउट करवाया था, अब स्लोप उसने खुद दे दिया। स्लोप अगर उसने आपको दे दिया और एक पॉइंट भी आपको दे दिया तो इसका भी एक अदद फॉर्मूला है, y - y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x - x1। y - y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x - x1 के अंदर भी आपको क्या पुट करना है, x1 और y1 की वैल्यूज पुट करनी है। स्लोप आपको सवाल में दिया हुआ होगा, x1 y1 दिया हुआ है, स्लोप भी दिया हुआ है, यानी कि एक पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकाल दीजिए। एक पॉइंट आपको और भी बताता चलूँ, हमारे इसी चैनल सर अली अहमद के ऊपर हमने तमाम के तमाम जो मुख्तलिफ फार्मूलाज होते हैं, यही जिसको मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, मैक्सिमम फार्मूलाज अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर किए हैं। बाकायदा आपको सवालात को सॉल्व करके हमने समझाया है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो इसी चैनल के ऊपर जो आपके पास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की आपको वीडियोस मिल जाएंगी और पूरा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके अंदर कवर करने की कोशिश की है। तो उससे आप यकीनन फ़ायदा उठा सकते हैं कि किसी को डिस्टेंस निकालना नहीं आता, किसी को स्लोप निकालना नहीं आता, 2 पॉइंट्स दिए इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, वगैरह वगैरह। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप हमारी इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं जो हमारे इसी चैनल सर अली अहमद के ऊपर मौजूद है। अगला चैप्टर है, अगला टॉपिक है कहना चाहिए इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हेन स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट आर गिवन। सवाल के अंदर वाई इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है और सवाल के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स स्लोप भी दिया हुआ है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y - y1 इज इक्वल टू mx प्लस सी। y - y1 इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसके अंदर m से क्या मुराद है, स्लोप है, और c से मुराद क्या है, y इंटरसेप्ट है।
याद रखिएगा बास बुक्स के अंदर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह एम एक्स प्लस के भी लिखा होता है, स्मॉल सी की जगह स्मॉल के। तो सी लिखें या के लिखें, दोनों का एक ही मतलब है, जो कि बेसिकली वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। वाई इंटरसेप्ट होता क्या है, एक्स इंटरसेप्ट होता क्या है, ये भी हमने आपको उसी चैप्टर की वीडियोस के अंदर अच्छी तरीके से तफसील से बयान किया हुआ है। स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है उसका नाम है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट आर गिवन। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट अगर सवाल में गिवन है और आपको इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालनी है तो इसका भी एक अदद फॉर्मूला है, जो कि क्या होता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, आमतौर पर गलती इस फॉर्मूले के अंदर क्या कर जाते हैं, एक्स इंटरसेप्ट को समझते हैं कि एक्स अपॉन ए में एक्स है, और वाई इंटरसेप्ट को समझते हैं वाई अपॉन बी के अंदर जो है वाई है, और बेड़ा गर्क कर देते हैं सवाल का और आंसर का भी ज़ाहिर है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा एक्स इंटरसेप्ट से मुराद यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो दरअसल एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी, और एक्स अपॉन ए के बाद प्लस करके वाई अपॉन बी है, ये जो बी है ये दरअसल होता है वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 के अंदर ए का मतलब होता है एक्स इंटरसेप्ट और बी का मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट। बी केयरफुल। स्टूडेंट्स, जो लास्ट टॉपिक आपको इसी चैप्टर के अंदर पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक फंक्शन, डायरेक्शन ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स, रूट्स ऑफ इक्वेशन। वर्टेक्स का एक अदद फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैसे निकलते हैं, रूट्स का मतलब क्या होता है, आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आप यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले के ज़रिए आपको रूट्स निकलते हैं, जो कि बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला ये कहलाता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह वर्टेक्स का भी एक अदद फार्मूला है, और वर्टेक्स का फार्मूला भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। और वर्टेक्स का फार्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस और ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। स्टूडेंट्स, ये बात यहाँ क्लियर करता चलूँ कि जो पहला वाला हिस्सा है माइनस बी अपॉन 2a, इसके ज़रिए निकलता है हमारे पास एक्स वर्टेक्स, और जो दूसरा वाला हिस्सा है यानी कि माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, इसके ज़रिए निकलता है वाई वर्टेक्स। लेकिन आमतौर पे पेपर में सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स फाइंड आउट करने को देता है, और जब वर्टेक्स फाइंड आउट करने को दे रहा है तो आपको एक्स वर्टेक्स भी निकालना है और आपको वाई वर्टेक्स भी निकालना है, यानी कि पूरा फॉर्मूला यूज़ करना है और वर्टेक्स फाइंड आउट करके देना है। सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया कि वर्टेक्स के अंदर जो पहला हिस्सा है वो एक्स वर्टेक्स को शो करता है, और जो दूसरा हिस्सा है वो वाई वर्टेक्स को शो करता है। और वर्टेक्स होता क्या है, द टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला इज नोन एज वर्टेक्स। स्टूडेंट्स, ये बात तो सारी तमाम हुई हमारे पास फंक्शंस एंड देयर ग्राफ से रिलेटेड, जिसके अंदर डायरेक्शन ऑफ पैराबोला भी आपको फाइंड आउट करनी है, और डायरेक्शन ऑफ पैराबोला निकालने का तरीका भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह तफसीली तौर पर आपको सिखाया है, और अगर आप चाहें तो यकीनी तौर पर उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, जो हमारे इसी चैनल के ऊपर मौजूद है। स्टूडेंट्स, अगला जो चैप्टर आपको पढ़ना है इसी बिजनेस मैथ के सिलेबस के अंदर वो है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो टॉपिक्स इसके अंदर आपको पढ़ने हैं वो कौन कौन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, लीनियर इक्वेशन से मुराद क्या है, हर वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाएगी जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन है। तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, हर इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो वो कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं आपको पता होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वही हो जाएगी जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके कौन कौन से हैं। फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता होना चाहिए, आपको पता ये भी यकीनन होगा छोटी क्लासेस में आपने क्लास 8 तक की मैथमेटिक्स में बल्कि मैट्रिक में भी ये बात पढ़ी होगी कि फैक्टराइजेशन के मुख्तलिफ फार्मूलाज होते हैं, और उन फार्मूलाज को यूज़ करते हैं आप, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसी तरीके से आपके पास मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं जो कि फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर इस्तेमाल होते हैं। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर का क्या तरीक़ाकार है, कैसे सॉल्व होगा। मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला का मेथड क्या है। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपके पास आसान सा ये भी चैप्टर है बाइनरी नंबर्स। आपने जिन स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर पढ़ी हुई है वो बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी जानते हैं। पहली बात तो ये आ जाएगी इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम्स, इससे मुराद क्या है। बाइनरी नंबर सिस्टम, याद रखिएगा बाइनरी नंबर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ वो होते हैं जो कि 0 और 1 के ऊपर डिपेंड करते हैं। दो नंबर को वैसे भी कहते हैं बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी कि डेसिमल नंबर आपको सवाल में दिया हुआ होगा, आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अगला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका मतलब हुआ बाइनरी नंबर आपको दिया हुआ होगा, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। बाइनरी एडिशन कैसे होती है, इनके 0 और 1 की एडिशन।
बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, 0 और 1 के अंदर माइनस करने का सवाल कैसे आपको सॉल्व करने हैं, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है और बाइनरी डिवीजन कैसे होती है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन आपको अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए और मैं रिकमेंड करूंगा कि बुक को भी सॉल्व करें और अनसॉल्व पेपर्स को भी सॉल्व करें तमाम चैप्टर्स के लिए, अगर आप अच्छे नंबर लेना चाह रहे हैं तो। लास्ट चैप्टर लेकिन आसान चैप्टर नहीं है, कंपैरेटिवली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने बैठ जाएंगे तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। इसका नाम है मैट्रिसेस। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, मैट्रिसेस पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है, कौन कौन सी इकसाम है मैट्रिसेस की, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से क्या मुराद है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कब हो जाएगा, जब जितनी रोज़ होंगी उतने ही कॉलम्स हों तो वो आपका एक मखसूस मैट्रिक्स उसका नाम है, आपको पता होना चाहिए। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है, जब आप रॉस को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं या दूसरे अल्फाज में कॉलम्स को रॉस में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसका मतलब वो आपने ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं या दो से ज़्यादा भी मुमकिन है दिए हुए हों और आपको एडिशन करना है, मैट्रिसेस को प्लस करना है या उनको सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन वाली मैट्रिसेस बहुत ख्याल रखा करें क्योंकि सब्ट्रैक्शन में माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो इसका बहुत ख्याल रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस आपको दिए हुए मल्टीप्लाई करना है। उसका अहम तरीन उसूल ये है कि आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि दो मैट्रिसेस अगर आपके पास गिवन है तो पहला मैट्रिक्स जो भी गिवन है उसके कॉलम हर हाल में बराबर होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स की रॉस के। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सवाल देता हूँ, बी मल्टीप्लाई बाई ए, दो मैट्रिक्स हैं, बी मल्टीप्लाई बाई ए फाइंड आउट करो। तो बी मल्टीप्लाई बाई ए में पहला मैट्रिक्स याद रखिएगा बी कहलाएगा और दूसरा मैट्रिक्स ए कहलाएगा। आप बोलेंगे सर बी पहला मैट्रिक्स क्यों हो गया, क्योंकि बी पहले लिखा हुआ है। एक और मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ जेड मल्टीप्लाई बाई ए, तो बताएं पहला मैट्रिक्स कौन हुआ, जेड हुआ क्योंकि जेड पहले है, और दूसरा मैट्रिक्स कौन हुआ, ए हुआ। याद रखिएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की तरतीब में आपको नहीं जाना है वरना तो ए पहला कहलाएगा, लेकिन जेड मल्टीप्लाई बाई ए में जेड पहला है और ए दूसरा मैट्रिक्स है। अब अगर आपको जेड मल्टीप्लाई बाई ए निकालना है तो फिर इसका मतलब ये हुआ जेड जो है वो हमारा पहला मैट्रिक्स कहलाएगा और ए हमारा कहलाएगा दूसरा मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स अगर हमने यही वाली मिसाल आपको लेके चलते हैं, जेड मल्टीप्लाई बाई ए लिखा हुआ है तो जेड पहला मैट्रिक्स कहलाएगा और ए दूसरा मैट्रिक्स कहलाएगा। बताइए जेड मल्टीप्लाई बाई ए के अंदर आपको नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करने पड़ेंगे जेड के, क्योंकि जेड पहला मैट्रिक्स है, और ए जब दूसरा मैट्रिक्स है तो उसके नंबर ऑफ आपको रॉस चेक करनी पड़ेंगी। पहले मैट्रिक्स की हमेशा कॉलम चेक किए जाते हैं और दूसरे मैट्रिक्स की हमेशा रॉस चेक की जाती हैं, और पहले मैट्रिक्स के कॉलम हर हाल में बराबर होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स की रॉस के। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रॉस के बराबर नहीं है, तो याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल लिख के आ जाएंगे तो आंसर आपका कंप्लीट होगा। इट मीन्स दैट whenever multiplication of two matrices is to be performed, then you must have to check before calculation, before solving the question, you must have to check that the number of columns of first matrix must be equal to the number of rows of second matrix. पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रॉस के अगर बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। z मल्टीप्लाई बाई ए में z पहला मैट्रिक्स है और a दूसरा मैट्रिक्स है, तो z के कॉलम चेक करेंगे और a के रॉस चेक करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको सवाल दे दूं a मल्टीप्लाई बाई z, तो अब a पहला मैट्रिक्स हो जाएगा और z दूसरा मैट्रिक्स हो जाएगा। अब आप a के क्या चेक करेंगे, कॉलम, और z के क्या चेक करेंगे, रॉस। स्टूडेंट्स अगला टॉपिक जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर आपको मैट्रिक्स सवाल के अंदर गिवन होगा और आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। इसके साथ साथ अगला टॉपिक जो आपको पढ़ना पड़ेगा इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इन्वर्स का भी एक अदद फार्मूला है, आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। इन्वर्स का फार्मूला क्या है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। मॉड ऑफ ए आपको पहले कैलकुलेट करना है और उसके बाद फिर आपको कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए ये बात अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि मॉड ऑफ ए पहले आपको कैलकुलेट करना है, उसके बाद अगले मरहले पे एडजॉइंट निकालना है। स्टूडेंट यहाँ पे सवाल कर सकता है सर एडजॉइंट पहले क्यों ना निकालें, तो एडजॉइंट पहले इसलिए नहीं निकाला जाता, मॉड ऑफ ए इसलिए पहले निकाला जाता है क्योंकि अगर मॉड ऑफ ए का आंसर 0 आ जाए तो फिर एडजॉइंट निकालने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर मॉड ऑफ ए का आंसर आपके पास 0 आ जाए और एडजॉइंट से जब आप 0 को डिवाइड करेंगे तो वो चला जाएगा इन्फिनिटी में। लिहाजा बेहतर है पहले आप मॉड ऑफ ए कैलकुलेट करें। इफ़ द आंसर ऑफ मॉड ऑफ ए इज़ नॉट 0 देन यू विल हैव टू फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ ए एंड देन यू विल हैव टू डिवाइड एडजॉइंट ऑफ ए विद द आंसर ऑफ मॉड ऑफ ए टू कैलकुलेट इनवर्स। स्टूडेंट जो लास्ट टॉपिक है आपके पास, जो इस आपको अपने फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथ के अंदर पढ़ना है, लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस थ्रू मैट्रिसेस एंड करामर्स रूल। करामर्स रूल भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, किस तरह से आपको उसका आंसर निकालना है।
स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथ के जो रिड्यूस या कंडेंस सिलेबस है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं वो सब आपको हमने बयान किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस हद तक हम आपको तफसील बयान कर सकते थे वो तफसीलात के साथ हमने अल्हम्दुलिल्लाह बयान किया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं, क्योंकि मुमकिन है आपके इस वीडियो को शेयर करवाने की वजह से किसी का भला हो जाए। कर भला हो भला का उसूल बेसिक उसूल है जिस पर आपको और मुझे कारबंद रहना चाहिए। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। और जाते जाते ये बात ज़रूर बयान करना चाहूँगा कि चैनल अब तक सब्सक्राइब ना कर सके हों तो सर अली अहमद के नाम से चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।